हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग आज फिर उसके अगले पार्ट को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर हम 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 74 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो होते हैं वे क्या होते हैं? वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अत्यधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नीले प्रकाश को जो होता है काफ़ी अधिक मात्रा में जो होते हैं प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण सूरज का रंग लाल दिखने लगता है। ठीक है, अब 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, वह उस घटना को क्या बोला जाता है? उस घटना को बोला जाता है अपवर्तन। उस घटना को क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से जो होता है प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण वाली परिघटना घटती है। ठीक है, प्रिज्म से जैसे ही प्रकाश गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसमें कौन अर्धचालक नहीं है ये देख कर बताना है। तो यहाँ जो है इसमें अर्धचालक कौन नहीं है? तो इसमें अर्धचालक जो है पारा नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। ठीक है, फिर 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट एम्पियर जो होता है वो ओम को प्रदर्शित कर। वोल्ट और एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ठीक है, 79 की बात करते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। जैसे किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो होता है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? वो 6 ओम होगा। कितना होगा? 6 ओम। क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है तो R1 जो होता है R इक्विवेलेंट जो होता है, R श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि R1 + R2 + R3 + R डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसी फार्मूला के थ्रू जो होते हैं हम समतुल्य प्रतिरोध को निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम 82 क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 क्वेश्चन जो होता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? फिर 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विभव का मात्रक होता है। तो विभव का क्या मात्रक होता है? विभव का भी वोल्ट होता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? तो इसे V से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसके तंतु का प्रतिरोध जो होगा
वो 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला? 85 नंबर क्वेश्चन बोला कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन का ताप क्या होता है? निम्न ताप क्या होता है? तो टंगस्टन का निम्न ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 87 नंबर क्वेश्चन बोला कि एसआई प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन बोला कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा। कितना कार्य होगा? 24 जूल होगा। कितना होगा? 24 जूल का कार्य होगा। कोई दिक्कत? फिर 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन बोला कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा? 0.01 एम्पियर। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट आगे 91 की बात करते हैं। 91 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कोई दिक्कत? फिर 92 की बात की तो 92 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी गतिशील तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है। ठीक है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें विद्युत का सुचालक कौन है? इसमें विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। बाकी सब क्या हैं? उपधातु हैं। ये सब अधातु हैं। सब जो है विद्युत के कुचालक हैं। ठीक। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 94 नंबर क्या है? 94 नंबर बोला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे भी वी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। फिर 96 नंबर की बात करें तो 96 नंबर किसका बना होता है? 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 30 ओम होगा, जैसे कि मैंने पीछे फॉर्मूला बताया। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 110 ओम होगा। कितना होगा? 110 ओम होगा। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो होता है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की? डीसी धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन बोला कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में श्रेणी या समानांतर क्रम में। तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है। फिर 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। किस रूप में जोड़ा जाता है? समानांतर या श्रेणी क्रम में? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम 101 नंबर की बात किए तो 101 नंबर बोला कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए जो होता है वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का कार्य करता है। फिर हम बात करें 102 नंबर की तो 102 नंबर क्या है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। कोई दिक्कत? 100 फिर 4 नंबर की बात करते हैं। 104 नंबर हमारा क्या कहा कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है उसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया गया होता है। ठीक है। 105 नंबर की बात करें, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसके द्वारा? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? नरम लोहे के द्वारा। 106 नंबर की बात करें तो 106 नंबर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। 106 नंबर कहा कि विद्युत धारा करने की युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? जनित्र से उत्पन्न की जाती है। फिर 107 नंबर की बात करें तो 107 नंबर क्या बोला? 107 नंबर बोला 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कोई दिक्कत? 108 नंबर की बात की, निम्न में कौन सत्य है? इसमें फॉर्मूला दिया गया, इसमें बताया गया कि इसमें कौन सत्य रहता है। इसमें V=IR जो था फॉर्मूला सत्य था। 108 हो गया। फिर 109 नंबर की बात करते हैं। 109 नंबर कहा कि निम्न में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 109 नंबर इसमें कौन ऐसा फॉर्मूला है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने के लिए कौन होगा? I² जो होगा विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा किसमें? विद्युत परिपथ में। फिर 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 110 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं। तो स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं? स्थिर विद्युत में जो आवेश होते हैं वो विरामावस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? विरामावस्था में। फिर 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 111 नंबर क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में जो होते हैं आवेश कैसे रहते हैं? गति की अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? गति की अवस्था में रहते हैं। कोई दिक्कत? 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 112 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 113 नंबर क्या बोला कि 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक नाम क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक नाम क्या है? तो व्यवहारिक नाम जो होता है यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। 114 नंबर क्वेश्चन कहा कि 114 नंबर क्वेश्चन कहा कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान जो होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? ये 0.24 कैलोरी। ठीक है। फिर 115 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन बोला कि शुष्क सेल में रेल इलेक्ट्रोड धातु, ऋण जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस धातु का बना होता है? तो शुष्क सेल में जो होता है ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है। ठीक है। फिर 115 से 115 हो गया। 116 नंबर की बात करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन बोला है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस धातु का बना होता है? सी, कार्बन का बना होगा। क्या किसका बना होगा? कार्बन का बना होगा। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 117 बोला कि किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र दिया गया है? 117 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। R=V/I। 118 की बात करें तो 118 नंबर क्वेश्चन बोला कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज वाला तार होता है वो किसका बना होता है? वो जो है तांबे एवं टीन का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे एवं टीन का बना होता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 119 नंबर की बात करते हैं। 119 नंबर कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मेगा एम्पियर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 mA कितने के बराबर होता है? 1 mA जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद है 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 123 नंबर क्वेश्चन कहा कि अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित किया गया हो तो कार्य क्या होगा, कार्य जो होगा V इंटू क्यू होगा। क्या होगा, V इंटू क्यू होगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन की। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक जो है विद्युत दाब में अंतर होता है। चालक और विद्युत दाब में क्या हो, अंतर हो, तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकता है, गमन कर सकता है और विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 125 नंबर क्वेश्चन बोला कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहा जाता है, तो उस सेल को धन ध्रुव के नाम से जाना जाता है। किस ध्रुव से नाम के जाना जाता है, धन ध्रुव। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 126 नंबर बोला कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होगा चालक के लंबाई पे निर्भर करेगा, उसके चालक के प्रकृति पर निर्भर करेगा और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा राइट आंसर जो हो गया वो डी हो जाएगा। ठीक है। 127 की बात करें तो 127 हमारा क्या बोला कि किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा एल समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा एच है। यदि ऊष्मा क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर एच इक्वल टू VLT। ठीक है। फिर 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत का चालक कहा जाता है। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। फिर 130 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर बोला कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। जो विद्युत प्रवाह होती है उसकी दिशा किधर से किधर मानी जाती है, तो उसकी दिशा जो है धन टर्मिनल से किधर मानी जाती है, ऋण टर्मिनल की तरफ मानी जाती है। कोई दिक्कत। फिर 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन बोला कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वो विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। कोई दिक्कत। एकांक समय में अगर विद्युत आवेश के परिमाण जो होते हैं प्रवाह करने लगते हैं तो उसे विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। 132 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 132 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी अपवाहों की वो होगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होंगे विद्युत धारा में प्रत्येक बिंदु से अपवाहित होने लगेंगे। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है, 133 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा, तो 133 उससे निकालेंगे फॉर्मूला से तो आएगा मेरा 4320। ये क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधों को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा नियंत्रक का। किसका उपयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक का। फिर 135 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन बोला कि कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.05 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, बल्ब की जो शक्ति होगी वो 110 वाट होगी। कितना होगी, 110 वाट होगी। ठीक है। फिर 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 136 नंबर बोला कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो निक्षेपित करने के प्रक्रम को विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। फिर वो 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, नरम लोहा है। क्या है, नरम
लोहा होता है। 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 138 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, फिर 139 की बात की, 139 की बात की तो 139 में क्या कहा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, विद्युत पंखा में नहीं होता है। फिर 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 140 नंबर क्वेश्चन कहा कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश के चाल से संबंध है। जो विद्युत धारा की चाल होती है वह प्रकाश के चाल में क्या संबंध रखता है, तो प्रकाश के चाल में जो होता है वह दोनों के चाल जो होते हैं सामान्य होते हैं। क्वेश्चन कहा 140 नंबर क्वेश्चन कहा कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों की चाल जो होती है वो क्या होती है, दोनों की चाल समान होती है, कोई दिक्कत। 141 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 141 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में कई इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। किससे मापा जाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर से मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। अब वीडियो ये पार्ट 3 लेकर आएंगे, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।